आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 12th के लिए। इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था यानी कि लेक्चर 7 के अंदर हमने डिटरमिनेंट की ओनली ऑन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बात की थी। अब उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो डिटरमिनेंट की जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 के अंदर उन प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम उन प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर उनको सोल्व करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है विदाउट एक्सपेंडिंग, कि हमने एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड करने का मतलब ये हुआ कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर ना तो किसी भी डिटरमिनेंट को एनी रो से एक्सपेंड करना है, ना ही किसी कॉलम से एक्सपेंड करना है। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो उस केस के अंदर हमने किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसको हमने एक्सपेंड किया था। एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई सेकंड रो, एक्सपेंडिंग बाई थर्ड रो, या एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंडिंग बाई सेकंड कॉलम, या फिर एक्सपेंडिंग बाई थर्ड कॉलम। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस टाइप से एक्सपेंड नहीं करना है। आगे दे रखा है प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट वेनिश। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट का जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो विदाउट एक्सपेंडिंग इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसमें डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 148 और उसके बाद दे दिया 4, 23। नेक्स्ट रो के एलिमेंट हैं 111, 3 और कितने दे रखे हैं 17। और लास्ट रो के एलिमेंट हैं 37, 1 और 101। इसे डिटरमिनेंट को हमने विदाउट एक्सपेंड किए हुए इसको हमने इज इक्वल टू 0 क्या करना है, प्रूव करना है। तो इज इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए हम दो मेथड का यूज करेंगे। एक तो मेथड ये होगा कि हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशन लगाएं और ऑपरेशन लगाने के बाद किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को हम इज इक्वल टू 0 बनाएं, या फिर किसी भी दो रो या दो कॉलम को हम आइडेंटिकल लेके आ जाएं। तो उस केस के अंदर हमारे पास डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर ये देखा कि कॉलम नंबर जो फर्स्ट है उस कॉलम नंबर फर्स्ट में से ये जितने भी एलिमेंट हैं कॉलम नंबर फर्स्ट के, ये 37 के डिविजिबल है। तो 37 के डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 37 के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी राइट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राइट किया 148 को मैं लिख सकता हूँ 37 इंटू 4। मैंने यहाँ पर 138 को लिखा 37 इंटू 4। 111 को लिखा मैंने 37 इंटू 3 और 37 को लिखा मैंने 37 इंटू 1। सेकेंड कॉलम एज इट इज़ 4, 3 और 1। थर्ड कॉलम भी एज इट इज़ 23, 17 और 101। अब मैंने ये देखा कि फर्स्ट जो कॉलम है इस फर्स्ट कॉलम में से मैं 37 जो है वो क्या ले सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो 37 को मैंने कॉमन लिया। जब हम 37 को कॉमन लेंगे तो 37 डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट बचेंगे वो होंगे 4, 3, 1। सेकंड कॉलम के भी एलिमेंट 4, 3 और 1 जो कि गिवन है। और थर्ड कॉलम के एलिमेंट होंगे 23, 17 और 101। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट हैं और सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट हैं ये आइडेंटिकल हैं, यानी कि कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर सेकंड आर आइडेंटिकल। व्हेन द टू रो एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो उस केस के अंदर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके बाद 37 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो उस केस के अंदर रिजल्ट भी मेरे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने इसी टाइप से सोल्व करना है। उसके बाद मैंने इसका थर्ड पार्ट लिया।
थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट के अंदर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल ही हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है 2 2 2, सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं ए बी सी, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं ए बी सी ए और सी ए बी। इसको भी हमने विदाउट एक्सपेंडिंग द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि C1 जो कॉलम है और C3 जो कॉलम है, C1 में से 2 कॉमन आता है और C3 में से ABC कॉमन आता है। तो मैंने C1 में से तो 2 कॉमन लिया और C3 में से मैंने ABC को क्या लिया, कॉमन लिया। कॉमन लेंगे तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बचेंगे 1 1 1 A B C, थर्ड कॉलम के एलिमेंट आएंगे 1 1 और 1। अब हमारे पास कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर थर्ड आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। और 2 इंटू ABC को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 ही आएगा। इसके बाद मैंने इसका सिक्स्थ पार्ट लिया। सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट लेता हूँ मैं बच्चों। इसका सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास, सिक्स्थ पार्ट लिया मैंने। ये देखा है डिटरमिनेंट ऑफ साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, साइन गामा। सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं कोस अल्फा प्लस डेल्टा, और सेकंड एलिमेंट दे दिया कोस बीटा प्लस डेल्टा, और थर्ड एलिमेंट दे दिया कोस गामा प्लस डेल्टा। ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हमने कोस ए प्लस बी का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया। कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो हमने क्लास 11th क्लास के अंदर हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जो कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जो डिटरमिनेंट जो आएगा रिजल्ट के अंदर वो क्या होगा, साइन अल्फा एज इट इज, साइन बीटा एज इट इज और साइन गामा एज इट इज। सेकंड कॉलम के एलिमेंट भी एज इट इज हैं सारे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएंगे हमारे पास है। कोस अल्फा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा और साइन डेल्टा। ये हो जाएगा सेकंड एलिमेंट हो जाएगा कॉलम नंबर थर्ड का कोस बीटा को, यहाँ पर कोस डेल्टा आएगा बच्चों, डेल्टा है, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा। इसके बाद लास्ट एलिमेंट आएगा कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। अब अगर हम यहाँ पर एक क्लू निकालें तो वो क्लू ये निकलता है कि फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट हैं साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, अगर फर्स्ट कॉलम को मैं साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या आएंगे, साइन अल्फा, साइन डेल्टा, साइन बीटा, साइन डेल्टा, साइन गामा और साइन डेल्टा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक ऑपरेशन लगाया C1 कॉलम नंबर फर्स्ट पर, मैंने कहा साइन डेल्टा इंटू C1 कि C1 को जो है वो मैं साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और C2 को जो है वो मैं कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करवाता हूँ।
अब C1 और C2 को मैंने क्या किया, C1 और C2 को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने C3 जो मेरे पास कॉलम है उसके ऊपर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। वो ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि C3 पर मैंने एक ऑपरेशन लगाया। वो लगाया मैंने C3 प्लस साइन डेल्टा C1 माइनस कोस डेल्टा C2 कि C1 को तो मैंने साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करवाया और C2 को मैंने कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करवाया और इन दोनों को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, और उसको ऐड किया मैंने C3 के साथ। किस टाइप से किया मैंने, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट एज इट इज़ हैं, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। कॉलम नंबर सेकंड के जो एलिमेंट हैं वो हैं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। अब C3 मेरे पास कॉलम क्या है, C3 है कोस अल्फा, कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा और साइन डेल्टा। ये सेकंड एलिमेंट दे दिया इसका कोस बीटा, कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा। थर्ड एलिमेंट है कोस गामा, कोस डेल्टा और माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। अब C3 को मैंने ऐड करना था, C1 को साइन डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करवाया और C2 को मैंने कोस डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो C1 को हम साइन डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड करेंगे, तो प्लस साइन अल्फा साइन डेल्टा प्लस साइन बीटा साइन डेल्टा प्लस साइन गामा और साइन डेल्टा। उसके बाद मैंने C2 को कोस डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करवाया और क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट। तो मैंने लिखा यहाँ पर कोस गामा कोस डेल्टा माइनस कोस बीटा कोस डेल्टा और माइनस कोस गामा इंटू कोस डेल्टा। अब यहाँ पर अगर हम इन टर्म्स को देखें तो कोस अल्फा कोस डेल्टा से कोस अल्फा कोस डेल्टा कैंसिल आउट, साइन अल्फा साइन डेल्टा से साइन अल्फा साइन डेल्टा कैंसिल आउट और कोस बीटा कोस डेल्टा से कोस बीटा कोस डेल्टा कैंसिल आउट और साइन बीटा साइन डेल्टा से साइन बीटा साइन डेल्टा कैंसिल आउट। उसी टाइप से ये टर्म्स भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो रिजल्ट के अंदर जो थर्ड जो कॉलम आएगी उस थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे हमें क्या मिलेंगे, जीरो। मैंने यहीं पर राइट कर दिया जो C3 जो मेरे पास कॉलम है, C3 कॉलम के एलिमेंट 0 0 और 0, ये हमारे पास रिजल्ट के अंदर डिटरमिनेंट बचेगा। अब अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट अगर ओवरऑल 0 हो तो उस केस के अंदर देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इज इक्वल टू 0 होती है। और यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था कि विदाउट एक्सटेंडिंग द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट इज वेनिश, कि दिया हुआ जो डिटरमिनेंट है वो एक्सपेंड किए हुए बिना हमने प्रूव करना है कि उसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगी। ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट, जिसमें से फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी में आया हुआ है और सेकंड पार्ट सीबीएसई में पूछा हुआ है, तो मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया। दोनों पार्ट सेम है। इनमें जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट इन्होंने क्या यूज़ कर रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये ए बी सी जो तीन टर्म है ये तीनों टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हो, तो अगर ये तीनों टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है तो यहाँ पर मैं दो रिजल्ट तो निकाल ही सकता हूँ। वो दो रिजल्ट क्या है, ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ए प्लस सी।
एक मेरे पास रिजल्ट ये निकलता है अगर ये तीनों टर्म मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है तो। उसके बाद है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अगर हमें इन क्वेश्चनों में जहाँ पर इन वैल्यूज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम इन वैल्यूज़ का यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तीनों जो टर्म है ये तीनों की तीनों टर्म्स हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। ठीक है बच्चों, तो डिटरमिनेंट जो दे रखा है वो डिटरमिनेंट ये दे दिया, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है तो देन प्रूव दैट, तो हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 3 और x माइनस 2, और उसके बाद थर्ड कॉलम के एलिमेंट है x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो गिवन डिटरमिनेंट है इस गिवन डिटरमिनेंट पर मैंने कुछ ऑपरेशन लगाए। सबसे पहले मैंने R3 पर ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R2 मैंने सब्ट्रैक्ट करके देखा। ऑपरेशन लगाने का बच्चों मतलब ये होता है कि डिटरमिनेंट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आना। जहाँ पर हम डिटरमिनेंट को अगर एक्सपेंड भी करते हैं तो एक्सपेंडिंग के केस में हमारे पास से जो मल्टीप्लिकेशन हो, जो एडिशन हो, जो सब्ट्रैक्शन हो, जो डिवीजन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स पर ना लगे, वो छोटे छोटे नंबर्स पर लगे। एडिशन किन्हीं दो छोटे नंबर की करवाएं, हम सब्ट्रैक्शन किसी स्मॉल नंबर की करवाएं, हम डिवीजन किसी स्मॉल नंबर की करवाएं, हम एडिशन किसी स्मॉल नंबर की करवाएं। ऑपरेशन लगाने का मतलब ये होता है कि डिटरमिनेंट को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की बजाय उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आना, ये होता है ऑपरेशन लगाने का मतलब। इसलिए हम ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। तो मैंने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया इस डिटरमिनेंट के ऊपर, मैंने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया R3 के ऊपर, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, और सेकंड मैंने ऑपरेशन लगाया R2 के ऊपर, मैंने लिखा R2 माइनस R1। ये मैंने दो ऑपरेशन लगाए। तो जब हम R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस के अंदर R1 जो रो है उस रो के एलिमेंट रहेंगे सेम, एज इट इज रहेंगे। तो मैंने ऑपरेशन लगाया डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस a। जब R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस का 3, तो x से x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना बचेगा, प्लस का 1। उसी टाइप से इसके एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करके लिखता हूँ, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर आएगा हमारे पास a माइनस बी। R3 में से जब हम R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 1 और कितना आएगा, b माइनस सी। ये हमारे पास रिजल्ट बचेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मेरे पास ये जो डिटरमिनेंट है इस डिटरमिनेंट को मैं इस फॉर्म में भी राइट कर सकता हूँ, x माइनस 3 एज इट इज़ 1 और 1 एज इट इज़, x माइनस 4 एज इट इज़ 1 और 1 एज इट इज़, और x माइनस a एज इट इज़, x माइनस a, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस a, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, c माइनस b। ये मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिए क्योंकि यहाँ पर मैं ये रिजल्ट अप्लाई कर सकूँ। ये जो रिजल्ट है b माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, क्योंकि c माइनस बी की जगह मैं b माइनस ए लिख सकता हूँ और b माइनस ए की जगह मैं c माइनस बी में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो सेकंड जो रो है, सेकंड रो के अंदर मैंने b माइनस ए की वैल्यू पुट की, b माइनस ए की। फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस a। सेकेंड रो के एलिमेंट 1 1 माइनस ऑफ c माइनस b, b माइनस a की मैंने वैल्यू पुट की। थर्ड रो के एलिमेंट 1 1 और माइनस ऑफ c माइनस b। अब बच्चों यहाँ पर ये देखो कि सेकेंड रो और थर्ड रो आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इज इक्वल टू 0 आएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलता हूँ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड दे दिया, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और 1 2a प्लस 1, उसके बाद a प्लस 2 और नेक्स्ट एलिमेंट है 1 और यहाँ पर 3 और कितना है 1 है। हमने क्या प्रूव करना है? ये रिजल्ट a माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 3 के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर आप ऑपरेशन जो भी लगाना चाहते हो वो इन क्वेश्चनों पर लगा सकते हो, लेकिन सम केसेस के अंदर क्या होता है, मान लो कोई स्टूडेंट R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करता है, कोई स्टूडेंट C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करता है, एक ने R2 पर ऑपरेशन लगाया, एक ने C2 पर ऑपरेशन लगाया। हो सकता है कि R2 ऑपरेशन लगाने के बाद उस स्टूडेंट का जो डिटरमिनेंट की जो फॉर्म है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, और जो दूसरे स्टूडेंट ने C2 पर जो ऑपरेशन लगाया है उसका थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाए। उसके बाद वो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करे, वो कुछ और ऑपरेशन लगाएगा। हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का जो आंसर जो है वो कुछ 3 या 4 ऑपरेशन लगाने के बाद ही उसका आंसर आ जाए, और कुछ स्टूडेंट के आंसर 2 या 3 ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन आंसर आएगा वही जो फर्स्ट स्टूडेंट का है, और वही आंसर उसी स्टूडेंट का आएगा जिसने सेकंड स्टूडेंट के थोड़े से ज़्यादा ऑपरेशन लगे हैं। तो आप अपनी मर्जी से जो भी ऑपरेशन लगाना चाहो वो लगा सकते हो, बस आपकी कैलकुलेशन राइट होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में आपने प्लस माइनस की भी गड़बड़ अगर आप कर देते हो तो उस केस के अंदर देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज डिफरेंट, तो आपके पास डिफरेंट आएगी जो आपके आंसर से मैच नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, हाँ हो सकता है कुछ हिंट, अगर मैं जिस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो मेरे पास राइट हैंड साइड में जो टर्म्स होती है मैं उस टर्म को देख के चलता हूँ कि यहाँ पर इसने किस टाइप के ऑपरेशंस लगाए हैं, किस टाइप के ऑपरेशंस वो मोस्टली लगा कर चलेगा। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो हमने a माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 3 लिख के आना है। तो मैं देखूंगा कि किस कॉलम में से मैं कौन सी दूसरी कॉलम में सब्ट्रैक्ट करूँ, या किस रो में से मैं कौन सी रो सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास a माइनस 1 की फॉर्म बने, और उस a माइनस 1 की फॉर्म को या फिर मैं कॉमन लूँ या फिर उसको एक्सपेंड करूँ, मेरे पास रिजल्ट आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसने ये तो कहा नहीं है कि आपने विदाउट एक्सपेंडिंग इसको सोल्व करना है, इसने ये कहा कि बस आपने इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो हम इस पर ऑपरेशन और एक्सपेंडिंग दोनों मेथड लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले R1 पर ऑपरेशन लगाया, R1 पर ऑपरेशन लगाया मैंने R1 माइनस R2। तो R1 पर जब ऑपरेशन लगेगा तो R1 हमारे पास चेंज होगी, R1 आएगी हमारे पास a स्क्वायर, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1, यहाँ पर बचेगा 2a माइनस 2a ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a प्लस 1 माइनस a और माइनस 2, तो 2a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली ऑन a बचेगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 और 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। अब इसके बाद मैंने R2 पर ऑपरेशन लगाया, R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो मैंने देखा R2 में से R3 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास से रिजल्ट क्या बचेगा, R2 ऑपरेशन लगाएंगे R2 के ऊपर, ये बचेगा मेरे पास 2a माइनस 2 और a माइनस 1 और 0, और R3 है एज इट इज 3 और 1। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 में जब कॉमन लूँगा तो a माइनस 1 मेरे पास बचेगा। अब अगर बच्चों हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a माइनस 1 a प्लस 1। अब R1 में से a माइनस 1 मैं कॉमन ले सकता हूँ, और R2 में से भी मैं a माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ। तो R1 और R2 में से मैंने a माइनस 1 मैंने लिया कॉमन, रिजल्ट क्या बचेगा a प्लस 1 और 0, और यहाँ पर बचेगा 2 1 0 3 और 1, ये मेरे पास रिजल्ट बचा। यहाँ पर a माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 3 a माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, रिजल्ट बचेगा a प्लस 1 और 0 2 1 0 और 3 और 1। अब मैंने इसको C3 से एक्सपेंड किया,
C3 से एक्सपेंड क्यों करूँगा? क्योंकि पहली दोनों टर्म के साथ 0 और 0 की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो वो दोनों एलिमेंट तो हो जाएंगे मेरे पास 0। बाकी बचेगा कौन सा? 1। तो मैं ये रो और ये कॉलम का मैं स्किप करूँगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा मेरे पास a माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 2, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस 1 1 2 और 1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा? a माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पर a माइनस 1 बचेगा। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 3। यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करना था। तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया, प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 1a स्क्वायर और 1b स्क्वायर और 1c स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस सी माइनस बी और a माइनस बी माइनस सी माइनस बी और b माइनस a इसके इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं b माइनस सी इनके ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा, फिर मैं सी माइनस बी इस टाइप की जो फॉर्म बनती है उन रो या कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा, फिर मैं b माइनस ए ये जो फॉर्म बनती है इनके ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा। हो सकता है तीनों एलिमेंट्स को देख के मैं ऑपरेशन लगा सकूं, या फिर किसी एक या दो एलिमेंट के ऊपर ही मैं ऑपरेशन लगा सकूं, तीसरा एलिमेंट मेरे पास ना भी बने। ये भी कंपलसरी नहीं है कि तीनों रिजल्ट्स को देख के मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, किन्हीं दो एलिमेंट को देख के भी हम लगा सकते हैं। तो अगर R2 में से मैं R1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास b माइनस ए की फॉर्म बचती है, b माइनस ए की फॉर्म। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो b माइनस ए है, अगर मैं R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं और R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो a माइनस बी बचेगा, वहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास b माइनस ए की फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले मैंने R2 पर ऑपरेशन लगाया, R2 पर ऑपरेशन लगाया मैंने R2 माइनस R1। जब R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 एज इट इज़ 1a और a स्क्वायर, R2 बचेगी 0, b माइनस a, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा तो मैं लिख दिया b माइनस a इंटू b प्लस a। अब मैंने R3 पर ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R2, R3 पर मैंने ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0, ये बचा c माइनस b और ये आएगा c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। तो R2 में से तो b माइनस ए कॉमन आता है और R3 में से c माइनस बी कॉमन आता है। रिजल्ट क्या बचेगा? 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस a 0 1 c प्लस b। अब मैंने इसको C1 से एक्सपेंड किया, C1 से एक्सपेंड करूंगा तो बाकी ये जो दो एलिमेंट हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 1 के साथ डिटरमिनेंट की वैल्यू बचेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों रिजल्ट्स को देखा, इन दोनों रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने अपने ऑपरेशन को अप्लाई किया। वो कहता था कि b माइनस ए आपके पास एक रिजल्ट बचना चाहिए, तो b माइनस ए कब बचेगा? जब मैं R2 पर ऑपरेशन लगाऊं और R2 में से R1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूं। c माइनस बी कब बचेगा? तो मैंने c माइनस बी बनाने की फॉर्म मैंने की, तो मैंने R3 पर ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R2। तो इस टाइप से आप जब इसको सोल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए। तो इससे आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है उस क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज ही है, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा। तो आपने इसको ट्राई करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट्स देखे उन रिजल्ट्स को देख के आपने अपने ऑपरेशंस लगाने हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने लिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर मैं 10 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास वो, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास है? क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलता हूँ मैं।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 a b c a स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, हमने ये प्रूव करना है। तो इसमें बच्चों ना तो इसने ये कहा विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हम यहाँ पर एक्सपेंडिंग अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आएगा, अगर हम ऑपरेशन ना भी लगाएं तो। अगर ऑपरेशन हम लगाते हैं तो मैंने बताया था ऑपरेशन लगाने का मतलब ये होता है कि डिटरमिनेंट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि अगर मैं R2 पर ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये एलिमेंट मेरा 0 बनेगा। R3 पर ऑपरेशन लगाता हूँ, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये एलिमेंट मेरे पास 0 बचेगा। दो एलिमेंट मैंने 0 बनाए, उसको एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि दो एलिमेंट 0 होते ही हमारे पास डिटरमिनेंट जो है हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्मॉल हो जाएगी। तो मैंने किस टाइप से किया, मैंने सबसे पहले R2 पर ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, फिर मैंने R3 पर ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1। तो डेल की जो वैल्यू आएगी, डेल इज इक्वल टू 1 a स्क्वायर माइनस बी सी, ये बचेगा 0 b माइनस a, और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी ए माइनस a स्क्वायर माइनस बी सी, और उसके बाद 0 c माइनस a, ये आया c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस a स्क्वायर माइनस का बी सी, ये मेरे पास रिजल्ट बचेगा। माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस। अब इसके बाद अगर आप इन रिजल्ट्स में से कुछ कॉमन लिख के लेना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली यहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कॉमन लेना चाहूँगा क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म मेरे पास बनेगी। तो 1 0 0 a b माइनस a c माइनस a। अब यहाँ पर मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा b माइनस a इंटू बी प्लस a प्लस सी इंटू बी माइनस a, ये मेरे पास रिजल्ट बचेगा। और लास्ट एलिमेंट आएगा c माइनस a c प्लस a प्लस b इंटू सी माइनस a। अब b माइनस a और c माइनस a कॉमन आता है R2 और R3 में से, तो R2 और R3 में से b माइनस a c माइनस a मैंने ले लिया कॉमन, तो b माइनस a और c माइनस a मैंने कॉमन लिया, और सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 1 0 0 a 1 1 और a स्क्वायर माइनस बी सी, b माइनस a कॉमन लिया तो a प्लस b प्लस c, यहाँ पर c माइनस a कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी, मेरे पास रिजल्ट बचता है। अब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया C1 से, C1 से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर b माइनस a इंटू सी माइनस a एज इट इज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ, ये रो ये कॉलम डिलीट हुई, 1 1 a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद माइनस 0, ये रो ये कॉलम मैंने डिलीट की, a स्क्वायर माइनस बी सी और 1 और a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद प्लस का 0 इंटू ये रो और ये कॉलम मैंने डिलीट की, तो a1 a स्क्वायर माइनस बी सी और ये बचा a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई है, ये टर्म तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। बस इस डिटरमिनेंट को हमने सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो कुछ टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होंगी। कैंसिल आउट देखो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ये एलिमेंट वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा, और यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। तो बच्चों आपने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करने हैं। अगर उन फर्स्ट 20 क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो आपका जो डाउट सेशन का जो
क्लासेस होता है उस क्लास के अंदर भी आप अपने डाउट रख सकते हो। बस आपने इतना ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों को करते टाइम कि ऑपरेशन आप जो भी लगाओ, जो भी ऑपरेशन आप लगाओ, C1 को C2 में से सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन ऐसा मत कर देना कि आपने R2 पर ऑपरेशन लगाया और R2 पर ऑपरेशन लगाते टाइम आप कहते हो R1 प्लस C1, ये हो जाएगा गलत। इस टाइप से ऑपरेशन हमारे पास नहीं लगते हैं। अगर रो पर लगाते हो तो रो पर ही ऑपरेशन लगाओ, कॉलम पर लगाते हो तो कॉलम पर ही ऑपरेशन लगाओ। ऑपरेशन जो भी लगाओ आपका रिजल्ट वही आएगा जो आपने प्रूव करना है। बस ध्यान इतना रखना है कि कैलकुलेशन आपने ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो। उसके बाद में भी हो सकता है कुछ स्टेप आपके 2-3 ज़्यादा हो तब आपका आंसर आए, और कुछ ऑपरेशन ऐसे लग जाते हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन बड़ी इजी से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। 2-3 स्टेप के अंदर ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो इस पॉइंट को आपने नेगलेक्ट करना है कि आपका भी ये क्वेश्चन हमारे जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, किसी स्टूडेंट के ऑपरेशन बहुत कम लग रहे हैं। हो सकता है आपके कम लगे हों, उसके ज़्यादा लगे हों, उसके किसी क्वेश्चन में ज़्यादा लगे हों, आपके उसी क्वेश्चन में कम लगे हों। तो ये तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी। जितने आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, उतने ही ऑपरेशन आप इजी से लगा पाओगे। और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स दे रखी है उन टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने ऑपरेशन लगाने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कहता कि हर क्वेश्चन इसी ट्रिक से होगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन हम इस ट्रिक से कर सकते हैं। बाकी रही बात जो क्वेश्चन इस ट्रिक से नहीं होते तो वो खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। हम अपने मर्जी से किसी भी एलिमेंट को जीरो बनाते हैं, किसी 2 एलिमेंट को जीरो बनाते हैं, फिर उसको एक्सपेंड करते हैं। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों आप ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो आपने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। हर क्वेश्चन को आपने बड़े अच्छी से सोल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।